नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 6 में हैं, जिसका कि शीर्षक है अर्थशास्त्र में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण। तो जो ये मॉड्यूल 6 है, इसके अंतर्गत हमने जो पहला अध्याय था जो कि आंकड़ों के संकलन और प्रस्तुतिकरण से संबंधित था, वो हमने समाप्त किया है पिछले वीडियो में। तो अब हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे अध्याय 17 की, जिसमें हम जो आंकड़े हमने संकलित किए हैं और जिनका हमने प्रस्तुतिकरण किया है उनकी सहायता से हम उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आंकड़ों को संकलन करने के पश्चात उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि हम उससे कोई मतलब निकाल सकें, कोई अर्थ उसका निकाल सकें। इसके लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो इस विषय में हम आज बात करेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों, ऐसे परिचितों के साथ जरूर शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण क्या होता है। आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन प्राय सांख्यिकी विधियों की सहायता से किया जाता है। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो जो आर्थिक आंकड़े होते हैं उनको हम, जो सांख्यिकी की बहुत सारी विधियां हैं उनके माध्यम से हम उनका अध्ययन करते हैं। उनसे विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको बनाया जाता है आंकड़ों की सहायता से। जैसे गरीबी के आंकड़े हैं, बेरोजगारी के आंकड़े हैं, इन सबको ध्यान में रख के सरकार अपनी नीतियां बनाती है और इन आंकड़ों को पढ़ने का, इनका जो अध्ययन है वो हम सांख्यिकी विधियों से करते हैं। तो जो सांख्यिकी विज्ञान है या स्टैटिस्टिक्स है, वो संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, उनके प्रस्तुतिकरण, उनके वर्गीकरण, ये सब, जिसमें प्रस्तुतिकरण में वर्गीकरण और सारणी शामिल है, इसकी एक विधि है। ठीक है ना। सांख्यिकी विज्ञान क्या है? वो जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनके संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इन सब चीजों की एक विधि है जो एक घटना की व्याख्या करने, वर्णन करने और तुलना करने में सहायता करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब है कि जैसे कोई एक आकार है, ठीक है ना, उसका जो केंद्र है, ठीक है ना, तो उस मतलब ये जो आकार है या कोई भी अगर एक बॉल है मान लीजिए, तो वो कहाँ रुकती है? अपने सेंटर पे रुकती है। अगर वो किसी, जैसे हमारी धरती है, वो भी अपने सेंटर के इर्द घूमती है, धुरी के चारों ओर घूमती है। तो जो सारे जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक मिडिल पॉइंट होता है जिस पर कि वो सारे आंकड़े निर्भर करते हैं, या फिर हम चाहें तो उन जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसकी सहायता से सारे आंकड़ों का कुछ मतलब निकाल सकते हैं। मतलब सिर्फ एक संख्या को देख के हम बता सकते हैं कि जो बाकी के आंकड़े हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो हम प्राय क्या करते हैं, आमतौर पर औसत का उपयोग करते हैं कि हम इतना एवरेज है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में एवरेज बोलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति को बोलेंगे इंग्लिश में सेंट्रल टेंडेंसी। तो यदि कोई दावा करता है कि उसके 6 विषयों में औसत अंक 100 में से 76 हैं, मतलब कोई आपका दोस्त है वो कह रहा है कि उसके लगभग 76 अंक आए हैं, औसत 76 अंक का उसका औसत है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? 76 गुणा 6। अगर 76 को आप 6 से गुणा कर देंगे तो इससे निकल के आएगा कि उसने कुल लगभग 456 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, जो कि 76 में 6 की गुणा करके आता है। और इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने 5 पारियों में कितने रन बनाए? एक पारी में 59, फिर एक में 78, एक में 100, एक में 50 और एक में 63 रन बनाए, ठीक है ना। और कुल मिला के अगर आप इन पांचों अंकों को जोड़ोगे तो आएगा 350। तो हम कह सकते हैं कि उसने जो औसत था, जो उसका एवरेज है बैटिंग का, उसके रनों का जो एवरेज है वो लगभग कितना है? 70 है, ठीक है। तो 70 हम खाली बोलें तो हमको ये सारे आंकड़े बोलने की जरूरत नहीं होगी। हम उसको कह सकते हैं कि भाई इसने 5 मैच खेले हैं और इसका एवरेज लगभग 70 है, ठीक है। जैसे ही हम बोलेंगे कि एवरेज 70 है तो दूसरा आदमी अपने आप समझ जाएगा कि इसने जो 5 मैच है उसमें कितने रन बनाए होंगे? 70 गुणा 5 यानी कि 350 अंक। वो ये जरूरी नहीं कि जान पाए कि उसने एक पारी में 59 बनाए होंगे, एक में 78 बनाए होंगे। ये जो कुल मिला के जो उसने 5 पारियां खेली उसमें उसने कुल मिला के 350 अंक बनाए, लगभग यानी कि 70 रन प्रति मैच के हिसाब से उसने रन बनाए हैं। हर मैच में वो लगभग 70 रन बना रहा है, ठीक है।
तो औसत के रूप में ये संख्या 5 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। जो 70 है वो बता देती है कि उसके कितने कितने लगभग रन बनते हैं हर मैच में, ठीक है ना। तो अवलोकनों के किसी समूह का एक औसत मूल्य निकालने का उद्देश्य एक अकेला मूल्य प्राप्त करना होता है जो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ये 70 है, ये उन सभी रनों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उसने 59 बनाए, एक में 100 बनाए, तो जो उसने 5 मैचों में जो रन बनाए उन सबको हम एक अंक से दिखा देते हैं, वो है 70। हम बोल देते हैं इसका एवरेज 70 है, ये 70 के एवरेज से बैटिंग करता है, मतलब लगभग हर मैच में 70 अंक मारता है। ये क्या है, इसको मस्तिष्क आसानी से तथा शीघ्रता से समझ सकता है, ठीक है, और याद भी रख सकता है। तो आंकड़ों का विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संख्यात्मक आंकड़ों से महत्वपूर्ण तथ्य निकाले जाते हैं। और जो आपका सिलेबस है उसमें आपको केवल और केवल औसत यानी कि समांतर माध्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। आपका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। तो सांख्यिकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक अकेला मूल्य प्राप्त करना होता है, जो कि हमने अभी देखा सचिन तेंदुलकर के बैटिंग औसत से। आंकड़ों के विश्लेषण में पहला चरण होता है शुद्ध आंकड़ों से प्रतिनिधि मूल्य ज्ञात करना। इसे औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। तो आंकड़ों का केंद्रीय स्थापन या मूल्य की ओर एकत्रित होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब बहुत सारे अगर आंकड़े हैं तो उनकी जो टेंडेंसी होगी, वो कई सारे जो आंकड़े होंगे उनको एक बीच के पॉइंट पर जाकर मिलते होंगे, ठीक है ना। वो सब एक बीच की या एक केंद्रीय मूल्य की तरफ जाकर मिलेंगे। अब इसको आप जब हम कोई सवाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे ज्यादा समझ में आने लगेगा। अभी हो सकता है आपको समझ में पूरी तरीके से ना आए। तो आंकड़ों के समूह में या डेटा के जो एक डेटा का एक एरे है, समूह है, उसके किसी औसत मूल्य की गणना करने का उद्देश्य एक अकेला मूल्य प्राप्त करना होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर के केस में हमने उसके 5 मैचों की सहायता से, 5 मैचों के रनों की सहायता से उसके औसत रन निकाले, ठीक है ना। तो औसतों का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है संकलित सूचना और शुद्ध आंकड़ों को संक्षिप्त करना, ठीक है ना। जो आपने सूचना संकलित करी सचिन तेंदुलकर के 5 मैचों की, चलिए मान लीजिए 10 मैचों के अंक जो रन हैं उनको संकलित किया, फिर ये जो संकलित हुए ये बन गया शुद्ध आंकड़ा। क्या बन गया? शुद्ध आंकड़ा। और इसको आप संक्षिप्त कैसे करते हैं? इसका औसत निकाल के, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? औसत निकालेंगे तो छोटा सा हो जाएगा। ये 10 मैचों के रन ना बता के उसको केवल एक औसत रन आप बता देंगे। तो 2 या अधिक समूह में तुलना को सुगम बनाना। तो औसत की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए राम है और एक है श्याम। तो राम ने मान लीजिए राम के 6 विषयों के अंक दे रखे हैं और ऐसे ही श्याम के भी 6 विषयों के अंक दे रखे हैं। तो जो राम है हम उसका भी औसत निकाल लेंगे और श्याम है उसके अंकों का भी औसत निकाल लेंगे। तो जिसका औसत ज्यादा होगा हम कह सकते हैं उनकी दोनों की तुलना करके कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है अपने एग्जाम में, उसने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। और जिसके अंक कम है उसको हम कह सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो हम इस क्या कर सकते हैं, इसके जो औसत है उसकी सहायता से आसानी से 2 समूह में, यानी कि जैसे राम और श्याम के केस में हमने किया, उनका जो कंपैरिजन है उसको हमने सरल बना दिया, इजी बना दिया, ठीक है। शुद्ध आंकड़ों में से एक प्रतिनिधि मूल्य प्रस्तुत करना, वो वही बात है जो हम कई सारे जो आंकड़े हैं उसमें से हम क्या करेंगे, एक प्रतिनिधि मूल्य या औसत निकाल लेंगे। भावी नीति और कार्यक्रमों को सुगम बनाना कैसे? जैसे मान लीजिए आप निकालते हैं कि एक जिला, जैसे देहरादून एक जिला है, एक अल्मोड़ा जिला है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो जनसंख्या का औसत है उसमें महिलाओं का जो औसत है वो कम है, मान लीजिए उत्तराखंड के देहरादून जिले में, और अल्मोड़ा जिले में भी ज्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रोग्राम या ऐसी नीतियां बनाएंगे ताकि जो देहरादून जिला है वहां पर भी लड़कियों का जो औसत है वो बढ़े, ठीक है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, भावी नीति और कार्यक्रमों को सुगम बना सकते हैं, इजीली कर सकते हैं काम को। तो अब है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में समांतर माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्तियों के विभिन्न माप होते हैं, अलग अलग तरीके से आप केंद्रीय प्रवृत्तियों को नापते हैं। समांतर माध्य उनमें से एक है जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में औसत भी कहते हैं। समांतर माध्य को सभी मदों के योग को मदों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। अभी कैसे होता है, अभी आप इसको जो फॉर्मूले में देखेंगे और एक एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो गणितीय रूप में क्या है,
जो x बार है जिसको कि हम समांतर माध्य बोलते हैं, इसके ऊपर एक ही डंडा खिंचा हुआ है, इसको बोलेंगे बार। तो x बार क्या है? समांतर माध्य है। ये किसके बराबर होता है? सिग्मा x। जो ये चिन्ह है, इस प्रकार का जो चिन्ह है, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है समेशन यानी कि जोड़। तो x की सारी वैल्यू का जोड़ क्या कहलाएगा? सिग्मा x कहलाएगा, यानी कि सारे मदों का योग। और n क्या कहलाएगा? सारे मदों की संख्या। ठीक है ना? तो हम अगर सारे मदों के योग को सारे मदों की संख्या से भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाता है? समांतर माध्य। सारे मदों का योग, सारे मदों की संख्या, आपने इसको भाग दिया तो आपको समांतर माध्य मिल गया। बहुत ही सरल है। तो अगली क्या है इसके बारे में? साधारण भाषा में समांतर माध्य औसत के नाम से लोकप्रिय है, जो मैंने आपको अभी बताया, और इसकी गणना करनी बहुत आसान होती है। ठीक है, जैसे एक ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आपको ए से लेके जे तक विद्यार्थी दे रखे हैं जिनके की अंक दे रखे हैं। तो अब आपको सिंपली ये जितने भी विद्यार्थी हैं, 1 3 3 6 और 4 10 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे? ये जो मदों की संख्या है वो है 10 और मदों का जो योग है वो कितना हो गया? 50। ठीक है ना? तो स्पष्ट है कि 10 विद्यार्थियों ने कुल मिलाकर 50 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि क्या है? सिग्मा x है, मतलब मदों का योग है 50। तो विद्यार्थियों की संख्या 10 है। इस प्रकार 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हो गया? 50/10 यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ औसत या समांतर माध्य आ गया 5। दूसरे शब्दों में अगर आप उसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो जो x बार है या समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा x डिवाइड बाई n। सिग्मा x में n से भाग देंगे, तो 50 में 10 से भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। ठीक है ना? इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं में समांतर माध्य की गणना करना। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि 3 प्रकार की श्रृंखलाएं हम उपयोग में लाते हैं। आंकड़े विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं में व्यवस्थित किए जा सकते हैं, जो कि 3 प्रकार की श्रृंखला कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? व्यक्तिगत श्रृंखला, विच्छिन्न श्रृंखला जिसको व्यक्तिगत को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज इंग्लिश में। विच्छिन्न श्रृंखला थी डिस्क्रीट, मतलब बटी हुई, जिसको कि आप बांट नहीं सकते थे। ठीक है ना? अलग अलग, मतलब इसमें हर एक उसकी अंक जो भी इसके टुकड़े हैं, आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि परिवार में बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या है तो 2 होगी या 3 होगी, 2.5 नहीं हो सकती। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी थी अविच्छिन्न श्रृंखला, जो की थी कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना? जिसके कि आप टुकड़े कर सकते थे। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना करना, तो हम एक एक करके तीनों जो सीरीज हैं, तीनों श्रृंखलाएं हैं, उसमें समांतर माध्य की गणना करना सीखते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना करना। तो समांतर माध्य या माध्य की गणना का उपयुक्त सूत्र सभी दिशाओं में लागू होता है। कौन सा सूत्र? जो हमने पढ़ा था, x बार बराबर होता है, यानी कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x, यानी कि मदों का योग डिवाइड बाई n, यानी कि मदों की संख्या। ठीक है ना? परंतु जटिल आंकड़ों के लिए यदि अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है तो उपयुक्त सूत्र निम्न प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। तो एक और सरल विधि होती है जिसकी सहायता से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं, जिसको कि बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि या और बोलते हैं लघु विधि। ठीक है ना? छोटी विधि, मतलब इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्ट मेथड। तो उसमें क्या होता है? उसमें x बार, जो कि हमने भी पढ़ा था, क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाई n। तो ए क्या है? यहाँ पर कल्पित माध्य है, मतलब एक माध्य आप खुद ही चुन लेंगे अपने आप ही। ठीक है ना? तो इसमें a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाई n करेंगे तो आपको समांतर माध्य मिल जाएगा। यहाँ a क्या है? एक काल्पनिक माध्य है, dx काल्पनिक माध्य x से विचलन, तथा n क्या है? मदों की संख्या है। तो dx क्या है? यहाँ पर जो dx है वो होता है, वो निकलेगा कैसे? वो निकलेगा x के मान से आप अगर a को घटाएंगे तो dx निकल जाएगा। अभी आप एक उदाहरण देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? तो उदाहरण 10 आपकी किताब में दे रखा है। इसमें आपको x दे रखे हैं, 10 विद्यार्थियों के द्वारा 30 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है ना? x जो है अंकों की संख्या है, x एक वेरिएबल है, यानी कि चर है। तो प्रत्यक्ष विधि में आप क्या करेंगे? सिग्मा x निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, आ जाएगा 122। समांतर माध्य निकाल लेंगे, समांतर माध्य कैसे निकलेगा? सिग्मा x डिवाइड बाई n, यानी कि 122 डिवाइड बाई 10, यानी कि 12.2 इसका समांतर माध्य आ गया। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से, छोटी विधि, छोटी विधि नहीं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है ना? अब जो छोटी विधि है अप्रत्यक्ष विधि, उससे कैसे निकालेंगे? इसमें आप क्या करेंगे? एक टेबल आपको बनानी होगी, एक सारणी बनानी होगी, जिसमें कि x आप अंक लिख लेंगे, या आपने अंक लिख लिए, और यहाँ आप लिख लेंगे dx और x माइनस ए। तो a यहाँ पे आपने कितना माना है? 12। आपने मान लिया कि ये जो सीरीज है
इसका जो कल्पित माध्य है वो है 12। आपने इस अंक को ले लिया मान लीजिए। तो आपने क्या किया, फिर जो dx निकाला वो निकला x माइनस a, यानी कि x कितना है 4। 4 में से आप 12 घटाएंगे अगर, तो आपको पता है 4 बड़ा है और 12 छोटा है, 4 छोटा है और 12 बड़ा है। तो अगर आप इससे घटाएंगे तो आपको माइनस में रिजल्ट मिलेगा, -8। ऐसे ही 3 से 12 घटाएंगे -9, और अंत में 20 में से 12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, नहीं ये 8 मिलेगा, ठीक है ना। ये गलत लिखा हुआ है आपकी किताब में, ये प्लस का 8 मिलेगा, ये ठीक लिखा हुआ है। 21 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 बचेगा, ठीक है। तो इसको फिर आप क्या करेंगे, ये पूरे जो अंक हैं इनको आप जोड़ लेंगे, जो कि बन जाएगा सिग्मा dx। ये dx है, सारे dx हैं, इन सारे dx को आप जोड़ लेंगे तो सिग्मा लग जाएगा उसके आगे, मतलब इन सबका योग, वो आ जाएगा 2। तो हम काल्पनिक मान हमने ले रखा है 12, काल्पनिक माध्य, तो वो लिख लेंगे हम, उस फार्मूले में लगा देंगे। x बार इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस dx है 2/10, तो 2/10 क्या होता है, 0.2 होता है, ठीक है ना। जब 10 से हम इसको 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2। तो ये हो जाएगा टोटल कुल मिला के 12 धन 0.2, यानी कि 12.2, ये उत्तर आ जाएगा। जो आपने उसमें देखा था उसमें भी 12.2 आ रहा था, और इसकी सहायता से भी 12.2 आ रहा है, ठीक है। तो आइए अब एक जो सवाल, ये तो हमने किया जो सरल, जो आपको सॉल्व कर रखा था किताब में, एक हम अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल करते हैं, जो कि आपकी किताब में पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें एक सवाल दिया हुआ है 7, 4, 17, 19, 11, 16, 15, 14, 9 और 11। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसकी सहायता से समांतर माध्य निकालना है। हम दोनों विधि से निकालेंगे, पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि, दोनों विधियों से हम निकालेंगे, ठीक है। और इसमें हम जो a मानेंगे, हो सकता है आपको जो मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको ना दिख पाए, इसमें a हमने 11 लिया है, ठीक है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में a 12 लिया था, इसमें a 11 लिया है, और दोनों सूत्रों का उपयोग करके हम निकालेंगे। x उनको रिप्रेजेंट करता है, उन आंकड़ों को, और वो आंकड़े दिए हैं 7, 4, 17, 19, 11, 16, 15, 14, 9 और अंत में 11, ठीक है। तो ये आपको कुल 10 आंकड़े उसने दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसकी सहायता से समांतर माध्य निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो उसका फॉर्मूला होता है, जिसके सहायता से हम समांतर माध्य निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर है, x का जो समांतर माध्य है वो बराबर है सिग्मा x, जिसको कि समेशन x भी बोलते हैं, या जिसको कि कुल योग, मतलब जो x है उसका कुल योग दिखाएंगे इससे, और उसको भाग देंगे आप n से। n यहाँ पर पदों की संख्या है या मदों की संख्या है, कितने नंबर जो आंकड़े हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ जो n है उसकी जो वैल्यू है वो 10 है, क्योंकि 10 आंकड़े आपको दिए गए हैं और आपको सिग्मा x निकालना है। तो आप सिग्मा x निकाल लेंगे और उसको n यानी कि 10 से भाग कर देंगे तो आपको समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सिग्मा x निकालेंगे। सिग्मा x कैसा निकालेंगे, ये जो 10 आंकड़े दिए हैं इनको जोड़ लेंगे, यानी कि 7 में 4 जोड़ेंगे, फिर 17 जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, और इसी प्रकार से 11 इसमें जोड़ लेंगे। तो आपका जो कुल जो इनको जोड़ के आप निकालेंगे तो वो आएगा 123, ठीक है, 123। और आपको पता है n कितना है, n आपको दिया हुआ है, n पहले ही आपको पता है n है 10। तो आपको जो समांतर माध्य है यानी कि x बार वो कितना आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन सिग्मा x डिवाइड बाई 9, या सिग्मा x कितना है 123, उसको आप 10 से भाग कर देंगे तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा। समांतर माध्य आ जाएगा, आपको पता है 10 से जब भाग देंगे इसको हम तो इसमें 1 दशमलव लग जाएगा, एक अंक के बाद, इकाई के बाद 1 दशमलव लग जाएगा। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.3। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए जो हम
सूत्र यूज़ करेंगे वो आपको मैंने पहले बताया था अभी आपको। तो इसमें हमको क्या होता है, इसमें हमको काल्पनिक माध्य या काल्पनिक माध्य निकालना होता है, मानना होता है। तो इसमें हम मान लेंगे कि जो मानेंगे कि माना जो काल्पनिक माध्य है वो कितना है, माध्य यानी कि ए वो है, उसको आप मान लीजिए इसमें 11 मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, 11 है। तो इसमें हमने मान लिया कि काल्पनिक जो माध्य है वो कितना है, वो 11 है। तो अप्रत्यक्ष विधि से करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो काल्पनिक माध्य है वो 11 है। 11 काल्पनिक माध्य है जिसको कि हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इस ए का उपयोग हम उस फॉर्मूले में करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष विधि के लिए या जिसको कि लघु विधि बोलते हैं, उसमें समांतर माध्य बराबर होता है ए, जो काल्पनिक माध्य है वो, उसमें हम जोड़ते हैं सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। जो सिग्मा डी एक्स है वो होता है विचलन, उसमें विचलन दिया होता है, मतलब कितना जो 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 x की वैल्यू है वो a से कितनी अलग है, ठीक है, जो हमने माध्य माना है उससे कितनी विचलित है या कितना डिफरेंट है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो सिग्मा डी एक्स बाई एन इससे निकालेंगे। तो हमको क्या निकालना होगा, ए तो हमको पता ही है, ए हमने मान लिया है 11। अब हमको सिग्मा डी एक्स निकालना है और एन हमको पता है, एन कितना है 10। यहाँ जो एन है उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। तो हमको एन पता है, ए हमने मान लिया है, अब हमको सिग्मा डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसकी वैल्यू हम एक सारणी के माध्यम से निकालेंगे। उसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, उस सारणी में जो पहला पद होगा वो होगा एक्स का, जो एक्स आपको दे रखा है वो, और जो दूसरा पद होगा वो होगा डी एक्स, या जो डी एक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो एक्स में से ए की वैल्यू को घटाकर निकलेगा। जो अलग अलग जो x की वैल्यू होंगी उसमें से हम जो a की वैल्यू है वो घटाते रहेंगे और इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे dx को, ठीक है। तो उस तरीके से हम dx निकालेंगे। तो कैसे, आइए इसको करके देखते हैं। तो x और dx हमको निकालना है, जो कि होगा x माइनस ए, ठीक है। जो dx निकलेगा वो x माइनस ए से निकलेगा। तो a की, तो इस प्रकार से आप लाइन खींच लेंगे। तो x की सबसे पहली वैल्यू क्या है, x की सबसे पहली वैल्यू है 7, फिर 4, फिर 17, 19, 11, 16, 15, 14, 9 और 11, ठीक है। और जो dx है वो कैसे निकलेगा, dx निकलेगा, ए हमने इसमें मान रखा है कितना 11, ए हमने 11 मान लिया था, ए बराबर 11 था। तो 7 में से आप 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, यानी कि ऋणात्मक 4 आएगा। 4 में से 11 को घटाएंगे तो -7 आएगा। 17 में से 11 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 19 में से 11 को घटाएंगे तो 8 आएगा। 11 में से 11 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 16 में से 11 को घटाएंगे 5 आएगा। 15 में से 11 को घटाएंगे 4 आएगा। 14 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा। 9 में से 11 घटाएंगे ऋणात्मक 2 आएगा। और 11 में से 11 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे और इसके पश्चात आप क्या करेंगे, आप इनका समेशन कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब हम जो ऊपर ये dx है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नीचे सिग्मा dx, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग, कुल योग। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसमें माइनस वाले टर्म्स देख लीजिए पहले, -4 है, -7 है और -2 है। 4 और 7 11 और 2 13, तो ये कितना हो गया माइनस का 13। और प्लस वाले कितने हैं, 6 और 8 14 और 5 19, 4 23 और 3 26। तो 26 हैं प्लस वाले और -13 है माइनस वाले। तो जो इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 26 ज़्यादा है, मतलब प्लस वाले ज़्यादा हैं, तो 26 में से 13 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 13 बचेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने सिग्मा dx की कैलकुलेशन कर ली। अब जब सिग्मा dx हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे कि समांतर माध्य कितना होगा। और समांतर माध्य आपको पता है ये कितना होता है, इसमें इसके केस में a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाई n। आपको यहाँ a पता है, a की वैल्यू है 11 प्लस सिग्मा dx अभी आपने निकाला है 13 डिवाइड बाई n यानी कि 10। तो ये आ जाएगा कितना, 11 प्लस 10 से आप 13 को अगर भाग देंगे 1.3 आएगा। ठीक है,
इस प्रकार से 1.3 है ये, तो ये हो जाएगा कुल मिला के, इसको आप लिख देंगे, जो x आ जाएगा 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा 12.3। यही आपने देखा था, ये जो आंसर है यही 12.3 उस केस में भी आया था जबकि हमने उसको प्रत्यक्ष विधि से किया था। जब हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था तो तब भी यही आंसर आया था और अप्रत्यक्ष विधि से करने पर भी यही आंसर आया है। समांतर माध्य 12.3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अगर हम कोई व्यक्तिगत श्रृंखला है तो उसको हम किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि दोनों प्रकार से हम उसका मान निकाल सकते हैं। अप्रत्यक्ष विधि को आप लघु विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज के वीडियो के लिए इतना था। हमने देखा कि हम किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करते हैं। अब जो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम अविच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों प्रकार की श्रृंखलाओं के लिए समांतर माध्य की कैलकुलेशन करेंगे, वो भी दोनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि से भी और अप्रत्यक्ष विधि से। वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि आपके पेपर में अक्सर अविच्छिन्न या विच्छिन्न श्रृंखला के समांतर माध्य निकालने के लिए प्रश्न आता है। 4 नंबर में एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो उसको हम ध्यान से अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक फिर आपसे मेरा एक बार अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को अपने ऐसे दोस्तों, ऐसे साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद।